सुख समृद्धि विज्ञान आपके इस चैनल पर मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आशा है कि इस बात को आप समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को बताएंगे। एक कठिन रोग है जिसे लोग बवासीर कहते हैं। ये बवासीर जो होती है जिसको हो गई पाइल्स, ये पाइल्स की बीमारी जिसको हो गई उसके दिन का और रात का चैन बिल्कुल ही उठ जाता है, और जिसे भी हुआ वो न दिन में ढंग से रह सका और न ही रात को चैन की नींद कभी सोया। शुरुआत कैसे होती है? जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते या जिन लोगों को कब्ज होती रहती है और कब्ज का उन्होंने इलाज नहीं किया। कब्ज मीन्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जब नहीं होगी तो मरीज जब भी मल त्याग करने जाएगा तो वो जोर लगाएगा। जोर लगाने पर थोड़ा बहुत मल निकलेगा, लेकिन उस मल की रगड़ से बड़ी आंत के भीतर कुछ एक घाव हो जाया करते हैं, या कुछ बड़ी आंत में जो ग्रंथियां होती हैं बाहर तक, गुदा के द्वार तक, वो छोटे छोटे दाने के रूप में कुछ ग्रंथियां होती हैं। जब मल उनमें बार बार रगड़ करके निकलेगा, गैस बनेगी जहरीली। तो गैस शरीर से बाहर आने के बाद तो निकल जाती है, लेकिन भीतर जब होती है तो ये वहाँ पर दिक्कत को जन्म कर देती है और वहाँ पे धीरे धीरे कठोरता आने लगती है। वो जो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं गांठ जैसी, वो बड़ी होने लगती हैं। क्रमशः बड़ी होते होते जब वो एक मटर के दाने से ज़्यादा हो जाती हैं तो अब इनका मल निकलने के साथ जब इनका घर्षण मल पे होता है तो मरीज को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो वो ग्रंथियाँ बड़ी हो गई जिनको कहते हैं कि वो दाने हैं, या जिनको कहते हैं कि वो बवासीर लटक गई है, शरीर के बाहर भी वो लटक जाती हैं। कभी कभी मस्से कहते हैं उनको, मस्तों जैसी आकृतियाँ बाहर निकल जाती हैं और वो शरीर से अलग नहीं होती। तो जब कभी कभी उनमें खून भर आता है, कभी कभी वो पक जाती हैं तो उनसे पस यानी कि मुआद निकलता है, और कभी कभी वायु का उनमें विकार हो जाता है तो ज़्यादा सूज जाती हैं। ऐसी तीनों स्थितियों में इनमें असह्य पीड़ा होती है, और जब वो असह्य पीड़ा होगी तो चाहे जितनी अच्छी मुलायम कुर्सी पर बैठें आप बैठ नहीं पाएंगे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बात कहें चाहे खूनी बवासीर की या वादी की कहें या वात विकार वाली, जो कि केवल जब वायु का विकार होता है तभी वो दर्द करती है। किसी भी प्रकार की बवासीर किसी से कम या ज़्यादा कष्टदायक नहीं होती है, सभी बराबर होती है। और अगर बवासीर में खून जाने लगा, तो बहुत सारा खून तो आपका निकल जाता है बवासीरों से, जिससे मरीज कमज़ोर होता जाता है और उसमें खून की
अतिशय कमी हो जाती है। तो बहुत ही आपको संक्षेप में मैंने बवासीर के बारे में बताया। अब ये जब हमने वीडियो अपने इस चैनल पर प्रसारित किया था 2 साल पहले से लेकर के कई बार, तो बहुत सारे मरीजों ने हमसे बवासीर की दवा पूछी, मंगाई। चूँकि हमने कोई जो भी इन दवाओं के बारे में, देखिए ऐसा है जो कि बाज़ार से दवा ली जाती है या लिखी जाती है, उसका अपना अलग महत्व होता है और उसको तो लोग वैसे भी किया करते हैं। परंतु जो दवा हम अपने पास से बना करके भेजते हैं, देखिए अगर किसी की बवासीर घर बैठे ठीक हो रही है, आस पड़ोस के डॉक्टर को बताने से या उससे का इलाज लेने से ठीक हो रही, तो मेरे को फ़ोन तो नहीं करेगा, बिल्कुल मुझसे बात नहीं करेगा। तो ऐसे मरीज बहुधा में बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो जैसा कि मैं बताता हूँ उनको कि ये दवा कई बार ली जाएगी, 2 बार 3 बार, अमूमन 3 महीने का कोर्स मैं बताता हूँ। पर बात ये है कि जब तक आदमी को कष्ट रहता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका कष्ट मिटता है फिर वो सब कुछ भूल जाता है। यही हुआ इस दवा के विषय में। मुझे याद नहीं आता कि आज तक बवासीर की दवा किसी ने दूसरी बार मुझसे मंगाई। फ़ोन से बातें होती रहीं, फ़ोन भी आए और लोगों ने यही कहा कि अब मेरा कष्ट ठीक हो गया, मुझे दवा की ज़रूरत क्या है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि आप बीच में दवा को छोड़ दें। ये आपकी किस्मत है कि एक बार ही दवा लेने से आप ठीक हो गए, लेकिन हमेशा एक सा ही नहीं रहता, इसलिए कोर्स तो पूरा करना ही चाहिए। खैर ये अनुभव था मेरा कि लोगों ने इस बवासीर की दवा को दोबारा नहीं लिया, मात्र एक बार में ही उनकी सारी दिक्कतें ठीक हो गई। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अन्य लोग इस प्रकार का अनुसरण ना करें। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि दवा के अपने नियम होते हैं, उन नियमों के फलस्वरूप उन नियमों का पालन करते हुए हमें उसका अनुपान सहित सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादातर अच्छी रहती हैं जब आपने भोजन ना किया हो या भोजन करने के बाद जब रात को दवा लें तो दवा लेने के बाद में फिर भोजन ना करें। कम से कम एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए। यदि दवा दोपहर को भी आपको दी जा रही है, दोपहर को भी आप दवा ले रहे हैं, ध्यान रखें कि भोजन और दवा में थोड़ा अंतर हो, क्योंकि कोई भी दवा औषधि यदि आप भोजन के साथ लेंगे तो पता है क्या होगा, भोजन के साथ लेने पर वो भोजन में जाकर के मिल जाएगी, और जब भोजन में जाकर के मिल जाएगी, पच जाएगी, तो उस दवा का असर न्यून मात्रा में होगा, बहुत ही कम मात्रा में। वो दवा भोजन के साथ अगर मिल गई तो फिर वो उतना फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि भोजन के यौगिकों के साथ उनका सम्मिश्रण हो जाएगा तो दवा भी आम भोजन की तरह ही हो जाएगी। उसका जो एडवर्स लाभ आप लेना चाहते हैं, जो फ़ायदा आप लेना चाहते हैं, उतना फ़ायदा फिर वो दवा नहीं कर पाएगी। इसलिए दवा में और भोजन में अंतर रखने को कहा जाता है।
आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसी तरीके से लेनी चाहिए कि भोजन और उनमें अंतर बना रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।